हेलो बच्चों, तो चलो हम लोग अपने क्लासरूम में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं और समय कम होने की वजह से हम लोग इसका ढेर सारा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। बहुत सीमित मात्रा में क्वेश्चन कर पाए थे वहाँ पे। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड लेवल का लिया है, सिर्फ और सिर्फ जो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का सारा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट लॉ फॉर ए सिंगल स्टेप रिएक्शन 2A + B 2C इज गिवन बाई। यानी हमारे पास एक रिएक्शन है, क्या है 2A + B जो कि 2C बना रहा है प्रोडक्ट, और एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन कहने का मतलब वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, एक ही पद में पूर्ण हो जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि इसका रेट क्या होगा, यानी वेग नियम हमें लिखना है, रेट लॉ लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग सीखे हैं कि अगर रिएक्शन 2A + B 2C हो या जो भी हो, तो रेट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आता है और जो रिएक्टेंट है दोनों उसका कंसंट्रेशन लेते हैं, A और B दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और जो कोफिशिएंट रहता है वो चला जाता है पावर में। तो देखो बच्चों, रेट इक्वल टू आ गया K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2, चूँकि B का कोफिशिएंट 1 था तो 1, B का पावर 1 या कुछ मत लिखो। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कौन सा होगा, B होगा, A वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज़ एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5 फॉर द रिएक्शन। तो हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A + B + C जो कि प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किस, ये जो रेट लॉ आपको दिया गया है, इनमें से किस वेग नियम से अभिक्रिया A + B + C जो कि एक प्रोडक्ट बना रहा है के लिए संपूर्ण अभिक्रिया का वेग 0.5 है। सॉरी यहाँ पे वेग नहीं, कोटि होगा, कोटि ऑर्डर। तो संपूर्ण यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है। पूरे कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट दिया हुआ है, इस रेट से किस रेट ऑफ इक्वेशन से आपको जो ओवरऑल ऑर्डर है वो 0.5 मिलता है। तो हमने आपको बता रखा है कि ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रेट लॉ में पावर दिया रहता है ना उसको जोड़ देते हैं, जो पावर रहता है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3। अब आप इसमें देखो 0.5 0.5 0.5, तो जोड़ोगे तो ये 1 हो गया और ये आ गया 1.5, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए ये 1.5 है और ये -1 है, जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.5 और उसके बाद 0, यानी कि ये 0.5 ही रह गया। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि किस रिएक्शन के लिए, किस रेट इक्वेशन के लिए ओवरऑल ऑर्डर जो है 0.5 है। तो सबका आप ऐड करो पावर, तो ये 1.5 है, इसमें -1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, फिर इसमें 0 ऐड करोगे तो आएगा 0.5। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, तो हमारा ऑप्शन हो गया C। तो लिख लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन A + 2B जो कि प्रोडक्ट बना रहा है इज गिवेन बाई D प्रोडक्ट बाई dt। यानी यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग लेते थे, प्रोडक्ट का लिया है, D प्रोडक्ट बाई dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 B और B का पावर 1। चूँकि A और B क्या है, रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया है। इफ़ A इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, यानी इसमें से देखो 2 रिएक्टेंट है हमारे पास A और B, तो A का जो अमाउंट है
कंसंट्रेशन है वो बहुत अधिक मात्रा में है, यानी बी के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा है। कौन? ए। तो व्हेन ए इज टेकन इन लार्ज एक्सेस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगा। तो देखो ध्यान देना, ए प्लस बी कोई प्रोडक्ट का निर्माण करें और इनमें से किसी एक का, मान लो इसका जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अधिक मात्रा में है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये जो है बहुत 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 अधिक है। तो इस स्थिति में बच्चों जो ऑर्डर होगा यानी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सिर्फ ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो तब न बनेगा जब ए और बी दोनों रिएक्ट करेंगे, और ए के कंपैरिजन में बी क्या है, बहुत अधिक है। तो ए का थोड़ी सी मात्रा से रिएक्ट करने के लिए बी का थोड़ी सी मात्रा लगेगा और बी का मैक्सिमम अमाउंट क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। तो रिएक्शन के दौरान बी के कंसंट्रेशन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए जो ऑर्डर होगा वो सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा, यानी जो कम मात्रा में होगा उस पे डिपेंड करेगा। तो आप जरा अब देखो यहाँ पे ए का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अधिक मात्रा में है, तो ए का कंसंट्रेशन बहुत अधिक मात्रा में है और हम रेट इक्वेशन में देख रहे हैं कि ए का पावर 2 है। तो इससे तो अब हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है, अधिक मात्रा में है, तो इसके कंसंट्रेशन पे कोई अधिक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ किस पे पड़ेगा, बी पे। और बी का पावर कितना है बच्चों, 1, तो इसीलिए ऑर्डर जो होगा वो बी के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो सिर्फ आंसर होगा हमारा जो बी का पावर है 1, तो आंसर हो गया 1। ठीक, यानी कोई भी रिएक्टेंट अगर अधिक मात्रा में एक्सेस अमाउंट में है तो रिएक्शन के दौरान उसके कंसंट्रेशन में अधिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो कम अमाउंट में रहेगा उसी का पावर को हम ऑर्डर के रूप में कंसीडर करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ विच रिएक्शंस इंक्रीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर किस प्रकार के अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कोई भी अभिक्रिया का, सिर्फ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, सिर्फ इंडोथर्मिक रिएक्शन का, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं ओवरऑल रिएक्शन के लिए चाहे किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा कोई भी रिएक्शन, इनमें से कोई भी रिएक्शन चाहे वो एक्सोथर्मिक हो, इंडोथर्मिक हो, किसी प्रकार का रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो लिखो इसको और क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द, यानी प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक जो के है, के, इसी को तो कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। हम ये भी पढ़े हैं कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट विल बी डबल और ट्रिपल। तो जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो रेट कांस्टेंट दुगना या तिगुना हो जाता है, पर मैक्सिमम केस में दुगना होता है। तो हम कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट के ऑफ ए रिएक्शन इज, एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक, मोल पर लीटर पर मिनट। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू देख के वो बताना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। सिर्फ क्या दिया हुआ है, एक अभिक्रिया के लिए जो रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक के, इसका मान इतना दिया है। तो आप बता तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब क्या बात हुई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम क्या करते हैं, जो रेट लॉ दिया होता है उसका पावर जोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ और फाइंड कर सकते हो, हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं पहले इस पे क्लास में, कि जब यूनिट दिया रहे, यूनिट रेट कांस्टेंट दिया है ना, इसका यूनिट देखो आप,
हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, या मोल पर लीटर पर टाइम कह सकते हो। अगर टाइम सेकंड में है तो सेकंड लिखो, मिनट में है तो मिनट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड होता है और सेकंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखो चूँकि टाइम को मिनट में दिया है तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर पर मिनट। अब आप देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ये सेकंड ऑर्डर के लिए। तो आप देखो तो यहाँ भी रेट कांस्टेंट का यही ना है, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। तो किसके लिए होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो पर सेकंड या पर मिनट आता है और सेकंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर सेकंड या लीटर पर मोल पर मिनट होता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। चलो लिखो इतना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। किसी अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट वो किसके बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। द ऑर्डर इज, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों देखो तो यहाँ पे हम लोग रेट का तो जानते हैं कि होता क्या है फार्मूला, रेट का फार्मूला होता के आर का पावर एन। रेट को हम लोग इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, रेट इक्वल टू के और ए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर जो ऑर्डर रहता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का पावर क्या होगा? जीरो, तभी तो रिएक्टेंट हो जाएगा 1 और फिर ए हो जाएगा के, तो रेट आ जाएगा रेट कांस्टेंट के बराबर। हम लोग पढ़े भी हैं पहले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो वहाँ से भी या फिर यहाँ पे आप देख लो कि अगर रेट कांस्टेंट, रेट का ए हम लिखते हैं इस तरीके से, तो रेट कांस्टेंट को रेट के बराबर करने के लिए हमें आर का पावर 0 ही करना होगा, तब जाके 1 बनेगा। तो रेट जो है रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो और बताओ पावर कितना आया? पावर आया 0, तो ऑर्डर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल लीड टू ए चेंज इन द रेट कांस्टेंट के ऑफ ए रिएक्शन। यानी इनमें से कौन सा जो प्रोसीजर है, कौन सा फैक्टर है जो जिसमें परिवर्तन किया जाए तो रेट कांस्टेंट के वैल्यू में भी परिवर्तन होगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रेडिएशन, ये सब कुछ फैक्टर पढ़े थे। तो देखो एक तो इसमें टेम्परेचर हो जाएगा और दूसरा हमारा कैटलिस्ट हो जाएगा। तो इसका बी और डी दोनों आंसर सही होगा। समझ गए? 2 ऑप्शन इसमें सही होंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट कांस्टेंट को प्रभावित करेंगे? तो बी एंड डी। तो अगर मोर देन 1 चॉइस वाला क्वेश्चन है तो 2 आंसर भी सही हो सकता है, लेकिन चूंकि एग्जाम में आता नहीं है तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दोनों सही है। टेम्परेचर में चेंज करोगे तो भी रेट कांस्टेंट के वैल्यू में चेंज होगा, कैटलिस्ट डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, इसके वजह से रेट कांस्टेंट के वैल्यू में परिवर्तन आएगा। लिखो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन विथ टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ है, अर्धायु काल, टी हाफ 69.3 सेकेंड। अच्छा इसे देख के कुछ याद आ रहा है? चलो सोचो आप। 69.3 सेकेंड हैज़ ए रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 10⁻⁻² पर सेकेंड, द ऑर्डर इज। मतलब देखो कह रहा है कि यदि एक अभिक्रिया के लिए टी हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयु काल 69.3 सेकेंड है, 69.3 सेकेंड है, तथा वेग स्थिरांक का मान
10⁻⁻2 पर सेकेंड है तो कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखो आपको तो यहाँ दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ रेट कांस्टेंट का वैल्यू देखो क्या है 10⁻⁻2 पर सेकेंड, इसको देखो पर सेकेंड, और पर सेकेंड जो होता है वो किसके लिए होता है यूनिट, किसके लिए होता है पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी तो बताए थे कि जीरो ऑर्डर के लिए होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड और सेकेंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर सेकेंड। ओके, तो यहीं से हमारा आंसर निकल के क्या आ गया 1। और नहीं तो फिर से देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सोल्व भी कर सकते हो। हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 4 फर्स्ट ऑर्डर हम जानते हैं कि टी हाफ इक्वल टू 0.693/K होता है। तो हाफ लाइफ दिया है और रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, तो आपसे ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखो तो कि किसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻⁻, रेट फॉर ए रिएक्शन विथ टी हाफ 69.3, टी हाफ के जगह पे देखो कितना दिया है 69.3 इक्वल टू 0.693/K। तो K इधर लाओ, K इक्वल टू 0.693/69.3। अब देखो तो इसको भाग दो, 69.3 कितना हो जाएगा 693/1000 इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे 693 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, तो 10⁻⁻2 आ गया कि नहीं आ गया। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू आया ना 10⁻⁻2। तो कौन सा फार्मूला लगाए तो आया फर्स्ट ऑर्डर वाला। तो आप बारी बारी से चेक कर सकते हो, जीरो ऑर्डर वाला, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड हम लोग पढ़े हैं। तो इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे यूनिट देखेंगे और यहाँ पे आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यूनिट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 × 10⁻³ पर सेकेंड। फिर से देखो यहाँ पे पर सेकेंड आया है, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.1 मोल पर लीटर द रेट इज। तो कह रहा है कि लिख लेना हिंदी वाले, एक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का मान, एक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का मान, और हाँ अभिक्रिया क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, तो पूरा लिखना एक विशिष्ट, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का मान 1 × 10⁻³ पर सेकेंड है यदि प्रारंभिक सांद्रता रिएक्टेंट का अभिकारक का 0.1 मोल पर लीटर है, तो अभिक्रिया का रेट क्या होगा, वेग क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं रेट इक्वल टू होता है K R का पावर, और जो ऑर्डर है वो, तो ऑर्डर यहाँ भी लिखा हुआ है फर्स्ट और यूनिट से भी पता चल रहा है फर्स्ट। अब यहाँ पे दिया क्या है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, यानी K का वैल्यू और R का कंसंट्रेशन दिया है, रेट पूछ रहा है। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻³ इंटू रेट का कंसंट्रेशन 0.1, तो आ गया 10⁻³ और 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो हो गया 10⁻⁻4। तो कौन सा आंसर होगा, ए होगा। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, K फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ भी जीरो ऑर्डर लिख दिया है, यूनिट से भी आप देख सकते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड किसका होता है, जीरो ऑर्डर के लिए। नहीं भी लिखता तो अपना काम चलता। तो
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻²। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड, यानी 25 सेकेंड के बाद अभिकारक का सांद्रता, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.5 मोलर रह जाता है, तो द इनिशियल कंसंट्रेशन मस्ट हैव बीन, प्रारंभिक सांद्रता होगी। तो हिंदी वाले पहले क्वेश्चन लिख लो। एक शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए K का मान 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। यदि 25 सेकंड के बाद अभिकारक का सांद्रता 0.5 मोलर रह जाता है, तो प्रारंभिक सांद्रता होगी, यानी मस्ट हैव बीन, यानी अवश्य इतना ही होगी। तो कितना होगी देखो, रिएक्शन कैसा है, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि T = होता है R इनिशियल माइनस R फाइनल बाई K, यही होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T जो होता है R इनिशियल माइनस R फाइनल बाई K होता है। तो देखो T हमें दिया है 25 सेकेंड, तो 25 लिख लेंगे, इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मालूम नहीं है। फाइनल कंसंट्रेशन 25 सेकेंड के बाद कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे 0.5 मोलर बाई रेट कांस्टेंट का वैल्यू 2 × 10⁻²। अब देखो तो इसको इधर लाओ, तो ये 50 हो जाएगा × 10⁻² इक्वल टू R0 माइनस 0.5। अब ये -2 है तो कितना हो जाएगा, ये 0.50 हो जाएगा। 100/100 भाग दोगे 0.50 प्लस ये इधर निगेटिव इधर आएगा तो 0.5 पॉजिटिव इक्वल टू R0। ठीक, तो R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R0 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 और 0.5, यानी 1.0 मोलर हो जाएगा। कहाँ है, यहाँ है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, फाइनल कंसंट्रेशन दिया है, टाइम दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन निकालना है। तो देखना इस पे क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं पहले क्लास में। अब इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से कौन सा वक्र जो है ग्राफ वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को निरूपित करता है। क्वेश्चन लिखो, इनमें से कौन सा वक्र प्रथम कोटि के अभिक्रिया को निरूपित करता है। ये 4 हमारे पास ग्राफ है, किसके बीच है, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच। तो देखो, अगर हम मिटाते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन, मिटा दें, चलो पॉज करके लिख लो, उसके बाद मिटा देते हैं। देखो, हम जीरो ऑर्डर से शुरू करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, चलो हमें मालूम नहीं तो जीरो ऑर्डर के लिए शुरू करते हैं। तो टी हाफ, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ बराबर हम लोग पढ़े हैं होता है R0/2K, ठीक है। यानी अगर हम हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बीच ग्राफ खींचेंगे, किसके लिए, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का, लेकिन ये किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसका ग्राफ हम लोग देखे थे कि यहाँ से ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही टाइम बढ़ेगा। तो ये तो हमारा जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। अब इसमें देखो, नेक्स्ट हम लोग करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ हम लोग जानते हैं कि होता है 0.693/K। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब कि
टी हाफ जो हो गया, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो रिएक्टेंट का अमाउंट आप कितना भी ज़्यादा बढ़ा लो, हाफ लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखो, इधर से इधर रिएक्टेंट बढ़ रहा है, लेकिन हाफ लाइफ क्या है? कांस्टेंट है, बिल्कुल इसी। अभी 0 है तो भी हाफ लाइफ इतना है, इतना हो गया तो भी इतना ही है, इतना हो गया बढ़ के तो भी इतना ही है। मतलब कितना भी आप कंसंट्रेशन बढ़ा लो, रेट कांस्टेंट, ये हाफ लाइफ जो है रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ेगा, हाफ लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में ग्राफ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब कॉपी में देखना, हम लोग ग्राफ किए हुए हैं ये वाला। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन था जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही फार्मूला बेस्ड था केवल। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम इजी। हम लोग तो इससे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हमने एक क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से रखा है। तो कुछ छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और कुछ तो बिल्कुल टोटली मेमोरी बेस्ड होते हैं, जो आपके याददाश्त पे निर्भर करते हैं कि आप कितना याद करते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।